बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बिल्कुल कुशल मंगल होंगे। पेपर की तैयारी में लगे हुए होंगे। बिल्कुल सही है, लगे रहिए, है ना। मेहनत करते रहिए और अंक आपके पीछे पीछे भागेंगे। बिल्कुल। तो आज हम प्रस्तुत हैं एक नए पाठ के साथ, जिसका नाम है जो कसम आप खाने वाले हैं ना कि पेपर में अच्छे नंबर लाएंगे। बिल्कुल वही कसम पढ़ने वाले हैं आज हम, तीसरी कसम। ठीक है, जो तीसरी कसम जो पार्ट है वो एक मूवी के ऊपर, एक जो फिल्म है उसके ऊपर आधारित है, जो आपने अपनी कक्षा में भी पढ़ा होगा। राजकुमार जी की एक बहुत ही अच्छी मूवी है जिनको शोमैन कहा जाता है। ठीक है, तो इस जो फिल्म है उसमें बहुत सारी बातें जो निकल के आ रही हैं वो आज इस पाठ के माध्यम से हम आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों, जो तीसरी कसम के शिल्पकार, पाठ का नाम है तीसरी कसम के शिल्पकार। इसका सबसे पहले हम पाठ प्रवेश जान लेते हैं कि पाठ कहते हैं ना, कहीं प्रवेश करते हैं तो पहले वहां पे एंटर कर देते हैं। तो साल के किसी महीने को शायद ही कोई ऐसा शुक्रवार आता होगा जिसमें कोई सिनेमा घरों तक ना पहुंचती होगी। कोई भी फिल्म ऐसी होगी जो, आपने देखा ना, फ्राइडेज को मूवी रिलीज होती है, आप वेट करते हैं कि कोई नई मूवी आने वाली है, फ्राइडे को आएगी। तो इन फिल्मों में से कुछ तो सफल होती हैं, परंतु कुछ तो असफलता का मुंह देखना पड़ता है। कुछ फिल्में दर्शकों को सालों तक याद रहती हैं, जैसे हम डीडीएलजे देखते हैं तो वो कितने सालों तक अभी भी लगी हुई है मराठा सिनेमा में, है ना। तो वहां पर अभी भी वो मूवी लगी हुई है। तो ऐसी मूवीज हैं जो हमें हमारे दिल को छू जाती है और वो हमेशा याद रहती है। और कुछ को तो सिनेमा घरों के बाहर निकलते ही लोग भूल जाते हैं। कुछ ऐसी मूवी होती है जिसको हम बाहर निकलते हैं, अरे बेकार स्टोरी थी, बेकार रद्दी। मतलब इतने जल्दी से हम रिव्यू करते हैं ना फिल्मों को, किसी की मेहनत को, और उसको हम या तो सफल, कहते हैं ना फिल्म जगत में, या तो बिल्कुल ही सितारों पे बैठे हुए हैं या बिल्कुल ही मिट्टी में मिल जाते हैं। लेकिन जब कोई फिल्मकार किसी फिल्म को पूरी लगन और ईमानदारी से बनाता है तो उसकी यह फिल्म लोगों के मनोरंजन करने के साथ साथ उन्हें महत्वपूर्ण संदेश भी दे जाती है और लोगों को सदियों तक याद भी रहता है। अच्छा, मैं एक बताती हूँ आपको बात। अभी इसी फ्राइडे, अगले फ्राइडे, पिछले फ्राइडे एक मूवी आई थी जिसका नाम है छावा। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी वो मूवी जाके जरूर सिनेमा हॉल में देखिएगा, यूट्यूब डाउनलोड करके मत देखिएगा। बहुत अच्छी मूवी है, अपने इतिहास के बारे में जानिएगा। मैं भी जरूर जाऊंगी देखने, अभी देखी नहीं है परंतु बिल्कुल जाऊंगी देखने। ये प्रमोशन नहीं है, एक इतिहास से जुड़ी हुई चीज है जो हम सबको जाननी चाहिए। ठीक है, खासतौर से बच्चों को। तो यहाँ लेखक कहता है कि तीसरी कसम अगर सिर्फ इकलौती नहीं तो उन सफल फिल्मों में जरूर है जिन्होंने साहित्य रचना के साथ 100% न्याय किया है। शैलेंद्र ने राजकुमार जैसे उम्दा कलाकार को अपनी फिल्म में एक छोटा सा आदमी हीरामन के नाम बना दिया। उनका जो नाम था वो है हीरामन। राजकुमार ने भी हीरामन की भूमिका को इतनी बखूबी से निभाया है कि सभी को राजकुमार हीरामन ही लगे। एक बहुत ही आम सा, मतलब बहुत ही इंसान, एक आम इंसान का एक रोल दिया उन्होंने। और छीट की सस्ती साड़ी पहनकर वरीदा रहमान जब हीराबाई का किरदार किया तो लोग वरीदा रहमान की प्रसिद्ध ऊंचाइयों को बिल्कुल भूल गए कि वरीदा रहमान है। उन्होंने बिल्कुल उसको हीराबाई में भी कैरेक्टर में बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया। फिल्मों में जब कजरी नदी के किनारे घुटने मोड़कर पैरों के तलवे के सहारे हीरामन गीत गाते हुए हीराबाई से पूछता है, मन समझती है ना आप, तब हीराबाई जुबान में कुछ नहीं कहती परंतु आंखों ही आंखों में सब कुछ बोल देती है और दुनिया भर के शब्द उस भाषा को प्रकट नहीं कर पाते हैं कि हीराबाई क्या कहती है। आपने देखा होगा पुरानी मूवीज में जो हीरोइंस होती थी वो मतलब बहुत ही सलीके से, नजाकत से अपना रोल अदा करती थी और आंखों ही आंखों में बड़ी से बड़ी बात कह जाती थी। तो ऐसी बहुत सी बारीकियों ने से सजी गई है ये फिल्म तीसरी कसम। अब हम ये तीसरी कसम के शिल्पकार, मतलब उनको किसने बनाया, क्या उसकी सोच थी, उन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। अपनी मस्ती में डुबाकर झूमता हुआ गाड़ी वाला गाना गा रहा है, चलत मुसाफिर मोलिया रे पिंजरे वाली मुनिया। सुना है ना गाना? बिल्कुल बहुत ही फेमस गाना है। चलत मुसाफिर मोलिया रे पिंजरे वाली मुनिया। बिल्कुल। अर्ध गोलाकार छप्पर युक्त बैलगाड़ी में हीराबाई को जाते हुए देखकर उसके पीछे दौड़ते हुए गाना गाते हुए बच्चों की भीड़, लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया। किसी नाटक में काम करने वाली बाई में अपनापन खोज लेने वाला सरल हृदय वाला गाड़ीवान। जो गाड़ीवान है बहुत ही सरल हृदय का था। जिंदगी में कई कमियों को झेलते हुए लोगों के सपनों की कहानी, इस तरह की बारीकियों वाली फिल्म है तीसरी कसम। हमारी फिल्मों में सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि लोक तत्व का अभाव, सोशल वैल्यूज, सोशल जो चीजें होती हैं उनका, वे जिंदगी से दूर होती हैं। यदि त्रासद स्थितियों में चित्रांकन होता है तो उन्हें
ग्लोरीफाई किया जाता है। दुख का ऐसा विभत्स रूप प्रस्तुत होता है कि दर्शकों को भावनात्मक शोषण कर सकता है, मतलब इतना इमोशनली हम लोगों को टच कर जाती हैं वो फिल्में। और तीसरी कसम की एक खास बात भी थी कि दुख को भी सहज स्थिति में जीवन साक्षेप प्रस्तुत किया गया, मतलब इतना दुख है उसके जीवन में, गाड़ीवान के जीवन में, परंतु उसको बहुत ही सरल तरीके से दिखाया गया है। ठीक है। तो एक गीतकार के रूप में फिल्मी जगत से जुड़े रहने वाले कवि और गीतकार ने जब फणीश्वर नाथ रेणुको की अमर कृति तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम को सिनेमा पर्दे पर उतारा, तो ये फिल्म मील का पत्थर साबित हुई। ठीक है, माइलस्टोन साबित हुई। अर्थात इस फिल्म की जगह कोई दूसरी फिल्म नहीं ले सकी। आज भी इतने साल बीत जाने के बाद इस फिल्म में हिंदी फिल्म जगत की कुछ खास अमर फिल्मों में उसको याद किया जाता है। इस फिल्म में ना तो केवल अपने गीत, संगीत और कहानी के बलबूते पर शोहरत कमाई, बल्कि इस फिल्म में कुछ जमाने से सबसे बड़े शोमैन राज कपूर ने अपनी सभी फिल्मों में से ज्यादा बेहतरीन इसमें एक्टिंग करके सबको आश्चर्य में डाल दिया। जो राज कपूर थे उनको बॉलीवुड का शोमैन कहा जाता है, आज भी कहा जाता है, भले वो नहीं है इस दुनिया में, पर शोमैन के रूप में उनको याद किया जाता है। जैसे शाहरुख खान को बादशाह के रूप में याद किया जाता है ना, ऐसे ही जो राज कपूर थे उनको शोमैन के रूप में कहा जाता है। तो उनकी जो शोहरत थी वो बहुत ऊंची थी। कपूर खानदान का नाम कौन नहीं जानता, है ना। तो फिल्म की जो हीरोइन वहीदा रहमान ने वैसी एक्टिंग की जैसी उनमें उनसे उम्मीद थी, कि करेक्टर की जो कहते हैं ना, अगर ओवर एक्टिंग करोगे तो वो करेक्टर को जस्टिफाई नहीं कर पाते। तो यहाँ राज कपूर और वहीदा रहमान ने बिल्कुल करेक्टर को जस्टिफाई किया। इस तरह एक यादगार फिल्म बनने होने के बावजूद तीसरी कसम को आज इसीलिए भी याद किया जाता है क्योंकि इस फिल्म को बनाने के बाद यह भी सिद्ध हो गया कि हिंदी फिल्म जगत में एक सार्थक और उद्देश्य से भरपूर फिल्म को बनाना कितना कठिन और कितना जोखिम भरा होता है। जोखिम इसलिए क्योंकि इन फिल्मों को बनाने के बाद सफल होगी या नहीं, इनकी कोई गारंटी ही नहीं है। अब हम ऑडियंस को क्या पसंद आता है, क्या नहीं आता, ये तो हम देखने के बाद ही बताते हैं, है ना। जो रिव्यूज है वो तो मूवी रिलीज होने के बाद ही आएंगे, जो सही रिव्यूज होंगे। तो एक गीतकार के रूप में फिल्म जगत से जुड़े रहने वाले कवि और संगीतकार शैलेंद्र ने जब फणीश्वर नाथ रेणु की अमर कृति तीसरी कसम और मारे गुफलाम को सिनेमा पर्दे पर उतारा, तो जो फिल्म थी वो मील का पत्थर साबित हुई। परंतु यहाँ क्या है कि कई जगह पर उन्होंने आश्चर्य भी हुआ वहीदा रहमान की एक्टिंग से, राज कपूर की एक्टिंग से, और उनकी जो मूवीज के जो सॉन्ग थे, और इनमें कई सारी चीजें थी जो डायरेक्टर थे उनको पहले तो उस चीज में संदेह हुआ, उन्हें संकोच किया, परंतु उनको किस तरह से कन्विंस किया गया ये हम आगे देखते हैं। तो तीसरी कसम फिल्म शैलेंद्र के जीवन की सबसे पहली और अंतिम फिल्म थी। प्रश्न आ सकता है इस तरीके का। इस फिल्म को बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। यह फिल्म कला से परिपूर्ण थी जिसके लिए उन्हें इस फिल्म की बहुत तारीफ की गई। इस फिल्म में शैलेंद्र की भावुकता पूरी तरह से दिखाई देती है। अभिनय को देखते हुए तीसरी कसम राज कपूर द्वारा उनके जीवन में की गई सारी फिल्मों में से सबसे खूबसूरत फिल्म मानी जाती है। राज कपूर को एशिया के सबसे बड़े शोमैन के खिताब भी मिला था, जो मैंने आपको बताया, एशिया का सबसे बड़ा शोमैन। वे अपनी आंखों का अभिनय करते हैं और आंखों से भावनाओं को दिखाने में माहिर होते हैं। इसके विपरीत शैलेंद्र एक उम्दा गीतकार थे जो अपनी भावनाओं को कविता के रूप में दिखाने में माहिर होते थे। उनकी जो कविताएं होती थी वो गीत के रूप में पिरो देते थे उसको। शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को अपनी कविता और फिल्म की कहानी के शब्द रूप दिए, और राज कपूर ने भी उनको बड़ी ही खूबसूरती से, बहुत ही खूबी से उनको दर्शाया, मतलब कहते हैं ना, जस्टिफाई किया उन्होंने उनके गीतों को। राज कपूर जानते थे कि तीसरी कसम फिल्म शैलेंद्र की पहली फिल्म है, इसलिए उन्होंने एक अच्छे और सच्चे मित्र के नाते शैलेंद्र को फिल्म में असफलता के खतरों के बारे में भी परिचित कराया। परंतु शैलेंद्र को ना तो अधिक जनसंपत्ति का लालच था, ना ही नाम कमाने की इच्छा थी। उन्हें तो केवल अपने में संतोष की कामना थी, कि उनको सेटिस्फेक्शन थी, हाँ मैं बहुत अच्छी चीज बना रहा हूँ। और राज कपूर ने उनको इस तरह से अवेयर कर दिया था कि फिल्म का हो सकता है ना सफल हो। जो भी खतरे थे उन्होंने पहले उनको बता दिए थे। तीसरी कसम चाहे आज बहुत कामयाब फिल्मों में गिनी जाती हो, लेकिन यह एक कड़वा सच है, और इसे पर्दे पर दिखाने और प्रसारित करने के लिए लोग बहुत ही मुश्किल से मिले हैं। इस फिल्म की कहानी में जो भावनाएं थी उनको समझना किसी मुनाफा कमाने वाले के लिए आसान नहीं था। इस फिल्म में जिस करुणा के साथ भावनाओं को दर्शाया गया है
उनको किसी तराजू पर तोला नहीं जा सकता। मतलब उन्होंने पैसा कमाने के लिए फिल्म नहीं बनाई थी, उन्होंने इमोशंस कमाने के लिए फिल्म बनाई थी, भावनाओं को उजागर करने के लिए। श्री 420 का एक गीत, प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से क्यों डरता है दिल, है ना, ठीक है, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, बिल्कुल। तो एक पंक्ति है, रातें दसों दिशाएं कहेंगी अपनी कहानियां। इस पंक्ति में संगीतकार जय किशन ने आपत्ति जगाई थी। उन्होंने कहा नहीं ये गलत है, दिशाएं तो 4 ही होती हैं, तो आप 10 दिशाएं डालेंगे, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो लेकिन शैलेंद्र ने इस पंक्ति को बदलने के लिए तैयार नहीं हुए थे। वे चाहते थे कि दर्शकों की पसंद को ध्यान में रखकर किसी भी फिल्म के निर्माता को कोई भी मतलब की चीज दर्शकों, ऐसे मतलब बिना मतलब की चीज दर्शकों तक नहीं पहुंचानी चाहिए। उनका मानना था कि एक कलाकार का यह कर्तव्य है कि दर्शकों की पसंद को अच्छा और सुंदर बनाने की कोशिश करे। आपको पता है दिशाएं 10 ही होती हैं, ध्यान से देखिएगा, सर्च कीजिएगा गूगल पे जाके, 10 दिशाओं का चित्र बिल्कुल आपको दिखेगा। शैलेंद्र ने जो भी गीत लिखे उनको बहुत पसंद किए जाते थे। शैलेंद्र के कभी भी झूठे रंग ढंग या दिखावे को नहीं अपनाया। मतलब आप देखिए शैलेंद्र की कितनी मतलब सरलता, उनके जीवन में कितने सरल स्वभाव के थे वो, है ना, सहज थे। उनके गीत नदी की तरह शांत तो लगते ही थे, परंतु उनका जो अर्थ था वो समुद्र की तरह गहरा था। उसी विशेषता को उन्होंने अपनी जिंदगी में भी अपनाया और अपनी फिल्मों में भी इस विशेषता को उन्होंने दिखाया था। तीसरी कसम अगर सिर्फ एक लौती नहीं तो उन सभी सफल फिल्मों में जरूर है जिन्होंने साहित्य रचना के साथ 100% न्याय किया है। तीसरी कसम फिल्म की एक खास बात है कि दुख को किसी भी तरह बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत नहीं किया गया है। उनके दुख के जीवन को सही परिस्थितियों को की सही भांति स्वरूप उनको प्रकट किया गया है। तीसरी कसम के जो मुख्य कहानी है वह खुद लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखी है। कहानी को एक छोटे से छोटा भाग, छोटी से छोटी बारीकी फिल्म में पूरी तरह से दिखाई गई है। मतलब इस मूवी में ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब कि रोमांस दिखाया या कुछ एक्शन दिखाया जिससे फिल्म को हाईलाइट करे, नहीं, उन्होंने बहुत ही सिंपल वे में और दुख को बहुत बड़ा करके भी दिखाया कि लोग रोने लग जाए, पर उनको बहुत ही सादगी से दिखाया। तो बेटा ये थी आपकी तीसरी कसम, बिल्कुल राज कपूर और वहीदा रहमान की। और गीतकार जो थे उनके जो शैलेंद्र जी थे उन्होंने किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ठीक है। तो आपको ये आप अच्छे से इस लेसन को ध्यान से पढ़िए, इसमें से बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न आते हैं, और आप इन प्रश्नों को अटेम्प्ट करके आइएगा और बड़े बड़े प्रश्न आते हैं इसमें से, ठीक है। ध्यान से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और परीक्षा की तैयारी करते रहिए। और वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।